हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th में अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 के कुछ और न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले जो हमारे एग्जाम्पल थे उनके वीडियो को अच्छे से देखकर समझने की कोशिश की होगी। आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने की कुछ और कंडीशंस के बारे में समझेंगे। ये आपके सामने जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में पेज नंबर 4.6 पर दिया गया प्रॉब्लम नंबर 3 है, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशंस। क्वेश्चन इस प्रकार है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ विशाल खन्ना ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट इक्वेशन। यहाँ पर हमें कुछ ट्रांजैक्शंस बताए गए जिनकी संख्या 8 है और इनकी मदद से हमें एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है जिसमें हम लास्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में बताया है, विशाल खन्ना स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹44,000, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट कॉस्ट ₹10,000, इसे उन्होंने सेल किया 15,000 में। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेहता डेकोरेटर्स 4,000 का, पेड सैलरी 4,000 है, विड्रू फॉर प्राइवेट यूज़ 2,000 रुपीज़ का है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश जिसकी कॉस्ट है 8,000, उससे सेल किया है 10,000 में, और आउटस्टैंडिंग सैलरी है ₹3,000। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले पॉइंट पर विचार करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ सबसे नीचे दिख रहा है, विशाल खन्ना स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जब हम किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो अब हमें क्या सोचना है कि वो कार्य बिजनेस के लिए हमारे द्वारा किया गया है, तो हम बिजनेस की ओर से सोचेंगे। तो बिजनेस में जब विशाल खन्ना ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो बिजनेस के बाद सबसे पहले 1 लाख रुपए कैश आएगा, तो 1 लाख रुपए कैश के रूप में आता है। ये कैश बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं हमें एक पॉइंट मिल गया है। और दूसरा, जो विशाल खन्ना है उसने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया वो किस रूप में किया है, मालिक के रूप में। तो मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। यहाँ आपको एक पूरी टर्म याद रहना चाहिए जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिले, एक है कैपिटल और दूसरा है कैश। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है उसका इक्वेशन पर जाएंगे। सबसे पहला, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब इसमें हमने एसेट के रूप में क्या पाया कि कैश था, तो हमने उसमें एसेट में कैश का नाम लिखा, 1 लाख रुपए अमाउंट लिखी, और कैपिटल हमारा 1 लाख है। इस प्रकार से हमारी इक्वेशन बैलेंस होती है। सेकंड पॉइंट है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹44,000। अब आपको हर ट्रांजेक्शन में ये सोचना है कि ये कार्य मैंने ही किया और बिजनेस में ही चलाता हूँ। इस प्रकार से जब सोचेंगे तो आप सही पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप 44,000 रुपीज़ देकर कोई गुड्स को परचेज करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहला कि कैश हमारे पास जो था वो कम हो जाएगा, यानी उसमें डिक्रीज होने जा रही है। कैश हमारी एसेट है, तो एक पॉइंट हमें मिला, एसेट में कैश हमारी कम हो जाएगी। और दूसरा कि हम इसको देकर बदले में क्या खरीद रहे हैं, गुड्स। तो गुड्स को हम स्टॉक के रूप में शामिल करते हैं, ये हमारे लिए एसेट है क्योंकि बाद में हम इसको सेल करेंगे। तो इस प्रकार से हमें एसेट में 2 पॉइंट मिले, एक है कैश जिसमें डिक्रीज हुई और दूसरा है स्टॉक जिसमें इंक्रीज हुई। अब इस प्रकार से हमें 2 पॉइंट मिले, इन्हें हम इक्वेशन में नोट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन में कैश में हमने न्यू ट्रांजेक्शन के 44,000 को लेस किया और स्टॉक में न्यू ट्रांजेक्शन के 44,000 का माल हमारे पास आएगा, उसे हमने प्लस किया। तो कैश का लेस करने के बाद में 1 लाख में से 44 गए तो 56,000 बचा, और स्टॉक में हमारे पास 44,000 हो गया, और दोनों मिलकर कैपिटल के 1 लाख के बराबर हो गए। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट वर्थ ₹10,000 फॉर 15,000। यहाँ ये कहा गया है कि हमने राम को 10,000 रुपये की कॉस्ट का जो माल था उसे 15,000 में सेल कर दिया है और सेल क्रेडिट की है। तो सबसे पहला पॉइंट कि हमारा जो स्टॉक में भी 44,000 का हमने खरीदा था उसमें से 10,000 रुपये का स्टॉक सेल करने से कम हो जाएगा। तो एक पॉइंट हमें मिला कि स्टॉक में एसेट साइड में डिक्रीज होगी 10,000 की। सेकंड, हमने 15,000 में राम को माल बेचा है
और राम हमारे लिए जिसको हम उधार बेच रहे हैं वो बाद में हमें पैसे चुकाएगा, तो ये कौन हो गया? डेटर। ये टेक्निकल वर्ड हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए गए हैं वो इसीलिए पहले पढ़ाए गए हैं क्योंकि बाद में इन सभी का यूज़ होना है। तो अगर आपने इसको ठीक से ना समझाओ तो एक बार फिर से ठीक से समझ लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास डेटर आ गए। हमने को उससे कितने पैसे वसूल करना रहेंगे? तो आंसर है 15,000 में सेल किया है तो 15,000 लेना रहेंगे, और अभी तक डेटर के रूप में कोई अमाउंट नहीं थी, इसका मतलब डेटर में इंक्रीज हो रही है 15,000 की। अब यहाँ पर हम एक और पॉइंट देख सकते हैं कि हमारा जो स्टॉक था वो 10,000 में खरीदा था और सेल किया हमने 15,000 में, तो 5,000 ज़्यादा में माल हमने बेचा, तो इससे क्या पता चलता है कि हमें 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट या लॉस पर किसका अधिकार होता है? बिजनेस के मालिक का। और ये पैसा कहाँ जाएगा? मालिक का पैसा कहाँ लिखते हैं? कैपिटल में। तो इस प्रकार से हमें इस पॉइंट में 3 हिस्से मिले हैं। एक स्टॉक में हमारा 10,000 रुपीज़ लेस हो जाएगा, तो देख सकते हैं इक्वेशन में 10,000 का माल बेच दिया तो कम होकर 34 का बचेगा। डेटर के रूप में अब हमें 15,000 रुपये प्राप्त करने, इसलिए इसमें इंक्रीज हो रही है, और 10,000 रुपये प्रॉफिट का है तो इससे बिजनेस के मालिक का पैसा बढ़ गया, इसलिए उसमें भी इंक्रीज हुई 5,000 की। तो हमारी नई इक्वेशन बन गई, कैश में 56, स्टॉक में 34,000, डेटर में 15,000 और कैपिटल बढ़कर अब हो गई है 1,05,000। हम कभी भी इसको दोनों साइड को टोटल करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देख सकते हैं कि क्या हमारे टोटल दोनों साइड में इक्वल आ रहे हैं। इसके बाद में 4th पॉइंट है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेहता डेकोरेटर्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹4,000। यहाँ हम विचार करेंगे, यहाँ हमने फर्नीचर खरीदा है तो हमारे पास फर्नीचर आएगा, तो एक एसेट होती है फर्नीचर, तो एक पॉइंट हमें मिल गया, फर्नीचर आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर हमने उससे क्रेडिट में खरीदा है, इसका मतलब हमने अभी पैसा नहीं दिया, लेकिन आने वाले दिनों में हमें इसे देना पड़ेगा, तो जो पैसा हमें बाद में चुकाना होता है वो हमारे लिए क्रेडिटर्स होता है, कहलाता है, और ये एक लाइबिलिटी होती है। तो इस प्रकार से हमें 2 पॉइंट मिले, एसेट के रूप में फर्नीचर और लाइबिलिटी के रूप में क्रेडिटर्स। तो हम इन्हें इक्वेशन में लिखेंगे। तो एसेट में एक नया पॉइंट आ गया हमारे पास फर्नीचर का, जिसमें 4,000 की अमाउंट आएगी, और क्रेडिटर्स में अभी तक कुछ नहीं था, यहाँ भी एक नई अमाउंट आ गई 4,000 की। इस प्रकार से हमारी इक्वेशन बनी, न्यू इक्वेशन जो लास्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेड सैलरी का, ₹4,000 है, यहाँ से इतना दिया। अब आप सोचिए, किसी व्यक्ति को अगर सैलरी दी जाती है तो कैसे देते हैं? तो हम उसे पैसा देते हैं, यानी क्या देते हैं? कैश। इसका मतलब सैलरी के रूप में यहाँ हम 4,000 दे रहे हैं, तो कैश हमारा कम होगा कि ज़्यादा होगा? तो देने से हमारा कम होता है, और कैश हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो इससे हमें ये पता चला कि एसेट में कैश में डिक्रीज होने जा रही है। दूसरा, यह याद रखना है कि सैलरी हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं उनकी एंट्री कैपिटल में की जाती है। एक्सपेंस होने पे कैपिटल कम हो जाती है और इनकम होने पे कैपिटल प्लस हो जाती है। तो यहाँ एक्सपेंस था तो क्या होगा? कैपिटल में डिक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी इक्वेशन बनेगी, कैश में 4,000 लेस हो जाएगा और कैपिटल में भी 4,000 लेस हो जाएगा। तो हमारी नई इक्वेशन इससे बन जाएगी। बाकी में कोई चेंज नहीं, इसलिए वहाँ पे 0 लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज़ ₹2,000। यहाँ विड्रॉ कौन कर रहा है प्राइवेट यूज़ के लिए? तो इसका आंसर होगा बिजनेस का ऑनर कर रहा है। तो ऑनर के द्वारा जो खुद पैसा लगाए तो था वो क्या था? कैपिटल थी। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि उसकी कैपिटल बिजनेस से 2,000 रुपीज़ कम हो जाएगी। और यहाँ पर उसने बिजनेस से क्या विड्रॉ किया है? 2,000 रुपीज़। तो ये जो क्या है? कैश है। और बिजनेस से जब बिजनेस का मालिक ले लेगा तो कैश बिजनेस का कम हो जाएगा। तो यानी एसेट में जो हमारी कैश है उसमें 2,000 लेस हो रहा है और बिजनेस के कैपिटल जो थी उसमें भी 2,000 लेस हो गए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इक्वेशन में 2,000 रुपीज़ कैश में लेस करेंगे और 2,000 को ही कैपिटल में भी लेस करेंगे, तो हमारी नई इक्वेशन बनेगी। इसके बाद में 7 पॉइंट है हमारा गुड सोल्ड फॉर ₹10,000 जिसकी कॉस्ट है 8,000। इसी प्रकार का एक पॉइंट अभी हमने ऊपर भी देखा था। यहाँ पर हमने जो गुड्स था उसको सेल किया है और कैश उसके बदले में 10,000 रुपये हमें मिला है। तो हमारे एसेट में जो कैश था उसमें 10,000 रुपये बढ़ जाएंगे क्योंकि कैश आएगा। तो एक पॉइंट हमारा हो गया। सेकंड, जो गुड सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी थी? 8,000। तो हमारा जो स्टॉक था उसमें सेल करने से 8,000 का कॉस्ट का गुड्स कम हो जाएगा। तो हमें सेकंड एसेट में जो स्टॉक है
8,000 रुपये उसमें लेस करना पड़ेंगे। अब तीसरा पॉइंट, 8,000 के गुड्स को जब 10,000 में सेल किया तो हमें 2,000 रुपये का क्या हुआ है, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट की एंट्री हम कहाँ करते हैं, कैपिटल में, तो कैपिटल हमारी प्लस हो जाएगी। अब इक्वेशन देख सकते हैं, यहाँ दिया है एसेट में हमने कैश में 10,000 रुपये आए तो प्लस करेंगे, स्टॉक में 8,000 का गुड्स सेल हो गया तो उसे लेस करेंगे और प्रॉफिट के 2,000 रुपये कैपिटल में प्लस करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी लास्ट लाइन में जो लिखी हुई न्यू इक्वेशन है वो आ जाती है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में 3,000 रुपीज़। अभी हमने सैलरी का एक पॉइंट और देखा था जहाँ कि हमने पे किया था, तो पे करने से पैसे गए थे इसलिए कैश में था, लेकिन यहाँ तो आउटस्टैंडिंग बताया, मतलब सैलरी देना तो है लेकिन अभी पेमेंट नहीं किया है, तो इसलिए हम कैश में तो लेस नहीं कर सकते। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो सैलरी है वो हमारा एक्सपेंस है, और अभी हमने पढ़ा था कि एक्सपेंसेस को हम कैपिटल में लेस कर देते हैं। तो एक पॉइंट हमारा हो गया कि इसे हम कैपिटल में लेस करेंगे, और दूसरी ओर ये जो सैलरी है अभी हमें तुरंत नहीं देनी है बल्कि बाद में देना है, इसलिए ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी हो गई। तो लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से हम अलग से एक एंट्री और करेंगे। और हमारी अब इक्वेशन को आप देख सकते हैं, एसेट में तो कोई चेंज हुआ नहीं, लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक नया पॉइंट ऐड हो गया, 3,000 रुपये उसमें प्लस हो गए, और कैपिटल में 3,000 एक्सपेंस होने के कारण माइनस कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारी एक नई इक्वेशन क्रिएट हो गई। अब यह हमारा इसमें क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट था, और हमने क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि जो हमारी लास्ट इक्वेशन होगी उस बेसिस पर हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो ये जो लास्ट इक्वेशन जिसमें कैश का हम देख सकते हैं 60,000, स्टॉक 26,000, डेटर्स का 15,000, फर्नीचर का 4,000 है, क्रेडिटर्स के 4,000 है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 और कैपिटल का 98,000 है। इनकी मदद से अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम बनाएंगे, ये हम मिस्टर विशाल खन्ना के लिए बना रहे हैं जो बिजनेस का ऑनर है। इसको बनाने की एक पर्टिकुलर डेट होती है, वो हमें S8 के रूप में लिखना चाहिए। इसके हमें दो साइड होते हैं इसमें, लाइबिलिटीज़ का और एसेट का। तो लाइबिलिटी साइड में हमारे जो इक्वेशन में नाम थे उन्हीं को देखकर हम लिखेंगे। तो लाइबिलिटी में आप ऊपर देख सकते हैं, सबसे ऊपर दिया है क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग सैलरी और कैपिटल है। तो इन तीनों पॉइंट को यहाँ हमने लिखा, और उनकी जो फाइनल इक्वेशन में अमाउंट थी वो अमाउंट यहाँ लिख दी। इसी प्रकार से जो एसेट था हमारा इक्वेशन है सबसे ऊपर की लाइन में, उसमें 4 पॉइंट हैं, कैश है, स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर है। तो उनके नाम लिखकर यहाँ उनके अमाउंट लिख दिए, और फिर टोटल करके देखा, दोनों जगह टोटल इक्वल आया 1,05,000। इस प्रकार से हमें बैलेंस शीट बनाना होती है। ये जो क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं ये एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके फाइनल तक की जो एग्ज़ाम होंगी उनमें भी एक क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का ज़रूर आएगा। ये हमें डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार किस प्रकार से हम किसी ट्रांजैक्शन को देखकर एनालाइज करते हैं और उसमें इफेक्टेड होने वाले अकाउंट को कैसे पहचानते हैं, ये सिखाने के लिए चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर इसलिए हमें दिया गया है कि किस प्रकार से हम एनालिसिस करते हैं ट्रांजैक्शंस का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें दिया है एनालाइज द ट्रांजैक्शंस एंड शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें 10 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे बैलेंस शीट भी बनाना है, पहला पॉइंट जो था। अब हम यहाँ पर इसको एक नए तरीके से देखेंगे। हम पहले एक समरी बना लेंगे। हमें हमेशा इसी फार्मूले का उपयोग करना चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने से पहले, कि एक बार हम सबसे पहले जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी सहायता से पता कर लें कि हमारे उस ट्रांजैक्शन से अफेक्टेड होने वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हुए हैं। जब हमें ये पता चल जाता है तो फिर डायरेक्ट हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पर बिजनेस में कैश लगाया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करता है बिजनेस का मालिक, तो जो पैसा लगाता है वो कैपिटल होती है, तो कैपिटल में इंक्रीज हुई है, और दूसरा एसेट में कैश में हमारी इंक्रीज हुई है। तो हम यहाँ चार्ट में देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट को इसी तरीके से दिखाया गया है, एसेट में कैश में इंक्रीज है और लायबिलिटी और कैपिटल साइड में कैपिटल में इंक्रीज हुई है। इसके बाद में सेकंड में देख सकते हैं
परचेस गुड्स फॉर कैश, यहाँ पर हमने कैश देकर गुड्स को खरीदा है, तो कैश यानी हमारी एसेट है, तो कैश में डिक्रीज हुई है और एसेट साइड में ही स्टॉक में इंक्रीज होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक इंक्रीजेस और कैश डिक्रीजेस दिए सेकंड पॉइंट में। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है परचेज फर्नीचर। तो यहाँ पर हम फर्नीचर जब खरीदेंगे तो यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि हमने इसके बदले में पैसा दिया है कि नहीं दिया है, यानी ये जो फर्नीचर परचेज है फॉर कैश है या ऑन क्रेडिट है। जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो हम ये देखते हैं कि क्या इसमें किसी सप्लायर का नाम दिया हुआ है, सेलर का नाम दिया है। अगर सेलर का नाम न दिया हो तो उसे कैश ट्रांजैक्शन माना जाता है। तो यहाँ पर हम इसे कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो फर्नीचर में इंक्रीज हो रही है और कैश में डिक्रीज हो रही है। तो थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं फर्नीचर इंक्रीजेस और कैश डिक्रीजेस दिया हुआ है। फोर्थ पॉइंट है हमारा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। यहाँ गुड्स का परचेज करने से स्टॉक में इंक्रीज हुआ है और इसको हमने क्रेडिट परचेज किया, तो इसको मतलब हम क्रेडिटर के यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो क्रेडिटर में भी इंक्रीज हुई लायबिलिटी की ओर। यहाँ देख सकते हैं फोर्थ पॉइंट में स्टॉक इंक्रीजेस लिखा है और क्रेडिटर में भी इंक्रीज दिखाई गई है। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। यहाँ पर हमने गुड्स को सेल किया है, यानी स्टॉक में हमारा डिक्रीज होगा और उसके बदले हमें कैश मिला है तो कैश में इंक्रीज होगी। तो दोनों एंट्री एसेट साइड में होगी, तो कैश इंक्रीज और स्टॉक डिक्रीजेस। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसके बाद में है 6 पॉइंट सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। कॉस्ट रुपीज़ थी 1,20,000 और सेल किया है 1,50,000 में, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट भी हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 3 पॉइंट हैं। जो प्रॉफिट है 30,000 का वो कैपिटल में प्लस किया जाएगा, जो सेल की है वो स्टॉक को डिक्रीज करती है और क्रेडिट सेल करने से वो व्यक्ति डेटर कहलाता है, एसेट हो जाती है। तो इस प्रकार से स्टॉक में हम यहाँ दिखाएंगे कि डिक्रीज हुई है और कैश में इंक्रीज हुई है। यहाँ पर कैश नहीं था, क्रेडिट वाला पॉइंट था। यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा गुड सेल किया है वो हमारा स्टॉक को डिक्रीज करता है, जो हमने क्रेडिट सेल की वो डेटर में इंक्रीज को दिखाता है, वो प्रॉफिट है। यहाँ हम देख सकते हैं डेटर को इंक्रीज और स्टॉक को डिक्रीज है और प्रॉफिट हमारे कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा। इसका हमारा 7 पॉइंट है पेड टू क्रेडिटर। यहाँ पर पे कर रहे हैं तो कैश जाएगा, तो कैश की डिक्रीज होगी और क्रेडिटर में भी डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में 8th पॉइंट है हमारा रिसीव्ड कमीशन ₹3,000। तो यहाँ पर कमीशन रिसीव हुआ है, ये इनकम है। इनकम हमारी कैपिटल में शामिल मानी जाती है, इसलिए कैपिटल में प्लस हो जाएगा और कैश में भी प्लस होगा क्योंकि कैश के रूप में कमीशन मिलेगा। 9th पॉइंट है हमारा पेड सैलरी का। इसमें 8,000 पेमेंट किया है। सैलरी एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल में माइनस होगी और कैश में भी माइनस होगी क्योंकि कैश कम हो जाएगा। 10th पॉइंट है कैश विड्रॉन फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस। तो यहाँ पे कैश विड्रॉन है तो कैश लेस हो जाएगा और कैपिटल भी लेस होगी क्योंकि ड्राइंग की जो है वो बिजनेस के मालिक के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से हम इन सभी पॉइंटों को कैलकुलेट करते हैं और इनकी मदद से अब हम ऐसा एक चार्ट बना लेते हैं कि किस में इंक्रीज़ हुआ, किस में डिक्रीज़ हुआ। इंक्रीज़ वाले पॉइंटों को प्लस करते हैं, डिक्रीज़ वाले पॉइंट लेस किए जाते हैं और हमें किन पॉइंटों में एंट्री करना है ये भी पता चल गया है। तो इनकी सहायता से हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना होता है। तो यहाँ हम कुछ पॉइंटों को समझेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है ट्रांजैक्शन, हम लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और हम फर्स्ट पॉइंट ऊपर चार्ट में देख सकते हैं वहाँ कैश में इंक्रीज़ लिखा है और कैपिटल में इंक्रीज़ था, तो इनके अमाउंट हमने जो हमारा कॉलम है उसमें लिख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अकाउंटिंग इक्वेशन में जितने भी अकाउंट हैं सभी के एसेट और लायबिलिटीज़ को इकट्ठा कर दिया गया है कि जितने भी पॉइंट एसेट के थे उन सभी को छांट के एक साथ दर्शा दिया है और लायबिलिटी के जो 2 पॉइंट हैं उनको भी यहाँ इकट्ठे लिख के दिखाया गया है। तो एक्चुअली हमें इसी प्रकार से अकाउंटिंग इकट्ठी करना होती है, तो इसलिए हमें पहले से चार्ट बनाकर पता करना होता है कि कौन कौन से एसेट के बारे में बात की गई थी और लायबिलिटी में कौन कौन से पॉइंट थे हमारे पास में। इसका अन्य सेकंड पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसे हम लिखेंगे, यहाँ आप देख सकते हो ऊपर के चार्ट में स्टॉक में इंक्रीज दिखाई तो स्टॉक में प्लस करेंगे, कैश में डिक्रीज लिखा इसलिए कैश में इसके अमाउंट को डिक्रीज किया जाएगा। और फिर हम अगले स्टेप पे पहुँचेंगे जहाँ न्यू इक्वेशन हमारी बनती है। फिर हम थर्ड पॉइंट को देख सकते हैं, फर्नीचर परचेज किया गया था तो इसमें फर्नीचर में इंक्रीज है और कैश में डिक्रीज थी, इसलिए इनकी अमाउंट इसी के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। और फिर हम एक नई इक्वेशन पे पहुँचेंगे। इसके बाद में इसी मेथड को यूज़ करते हुए
हमें एंट्रियां करना होती हैं। यहाँ हमें ये याद रखना है कि जब हम डिक्रीज़ की एंट्री करते हैं तो हम माइनस का साइन लगाते हैं, और जब दो साइन इकट्ठे हो रहे हों तो वहाँ ब्रैकेट में माइनस को मेंशन करेंगे। और इस प्रकार से हम लास्ट पॉइंट तक पहुँच सकते हैं। लास्ट लाइन में जो हमारा इक्वेशन बनता है उसकी मदद से हमें बैलेंस शीट बनानी होती है। तो इस प्रकार से अब आपने देख लिया है कि किस प्रकार से हमें फाइनल प्रिपरेशन अकाउंटिंग इक्वेशन की करनी चाहिए। जब बड़ा क्वेश्चन होता है तो इस प्रकार से हम पहले से ही इसको निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन कौन सी एसेट हमारे सामने आने वाली हैं। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें केवल 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इसकी कैलकुलेशन इसी प्रकार से हम रफ में तैयार करेंगे और उनकी मदद से एक इक्वेशन क्रिएट यहाँ पर करेंगे। ये हमारी एक प्रोसेस रहेगी जिसको हमें यूज़ करना होता है। सारी कैलकुलेशन हमें रफ में करते जाना है और उसको यहाँ पर यूज़ करना होता है। तो इस प्रकार से हमने अब समझ लिया है कि किस प्रकार से हमें अकाउंटिंग इक्वेशन करनी होती हैं। अब आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम्पल में जो दिए गए हैं इन्हें अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने अभी तो बुक खरीद लिया होगा, और अगर न खरीदी हो तो आपको ये जो वीडियो है इसके संबंध में बनाई गई PDF फाइल पहले ही भेजी जा चुकी है। उस PDF फाइल को खोलकर आप उसमें दिए गए क्वेश्चंस को देखकर इसी प्रकार से सॉल्व करें और सीखें कि किस प्रकार से हमें अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट बनानी होती है। यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 8 में जो पॉइंट दिया गया है यही इसके रूल्स हैं कि किस प्रकार से कोई ट्रांजैक्शन हमें करना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है आपको सारे पॉइंटों को कवर करते हैं कि किस प्रकार से हम इनको कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेट वर्थ को हम ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल भी कहते हैं। इनकी कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है इसके बारे में हमने पहले ही फर्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ा था कि एसेट, लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसी प्रकार से नेट इनकम कैसे निकाली जा सकती है। तो नेट इनकम को हम अगर प्रॉफिट कहें तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल को लेस किया जाता है। इस प्रकार से हमारे एग्जाम्पल में दिए गए सारे न्यूमेरिकल पूरे होते हैं। अब आपके पास में NCERT की बुक में दिए गए जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, उनके क्वेश्चंस यहाँ पर सामने देखने को मिल रहे हैं। आप इन्हें देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हम इन्हें कर सकते हैं। यहाँ पर इस बुक की खासियत है, यहाँ पर NCERT बुक में दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी इस बुक में कवर किए गए, और साथ में प्राइवेट बुक के रूप में जो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रूल्स की जानकारी दी जानी चाहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होना चाहिए, वो भी इस बुक में दिए गए हैं। तो ये बुक NCERT को भी कवर कर लेती है। NCERT की बुक में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हमें मजबूरी में इस प्राइवेट बुक को यूज़ करना पड़ रहा है, अन्यथा NCERT की बुक ही हम प्रेफर करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि केवल 2 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए थे। इसके बाद में हमारे पास में कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीशन दिए हुए वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि बहुत सारे हमें पॉइंट दिए गए हैं, एक्सरसाइज के रूप में सॉल्व करने के लिए भी दिए गए हैं, सॉल्व करके दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के संबंध में भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करके दिए गए हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको जो एग्ज़ाम होंगे, जब पेन पेपर टेस्ट होगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। आप यहाँ पर अपने आप को कि आपने इस चैप्टर में कितना सीखा उसको कैलकुलेट करने के लिए, पता करने के लिए इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी करके देख सकते हैं कि आपको इनकी कितनी जानकारी हो गई है। इनके आंसर्स यहाँ नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर 1 ट्रांजैक्शन के रूप में या 1 वर्ड के रूप में किस प्रकार से एंट्री की जा सकती है उसके संबंध में भी पॉइंट दिए गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपके एक्सरसाइज पूरे बुक की आपके लिए अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। पहले आप एक्सरसाइज के करने से पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करिए, जिससे कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उनको किस प्रकार से फॉर्मेट बनाना होता है। यदि हम आमने सामने क्लास में बैठे होते तो इन्हें हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते थे, परंतु जब ऐसी स्थिति अभी नहीं हो पा रही तो आप पहले एग्जाम्पल में क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें। आप ये जरूर याद रखें कि आपकी जब फाइनल एग्ज़ाम होगी तब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का मिनिमम 1 क्वेश्चन जरूर एग्ज़ाम में आएगा। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी 1 क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें।
ये हमारी अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमें करने हैं। 12th क्लास के सिलेबस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं और वहाँ पर थ्योरी नाम मात्र के लिए पूछी जाती है। इसलिए हमें अकाउंटेंसी को ये मान के चलना है कि इसमें हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सीखने होते हैं, यही हमारा टास्क है। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक अकाउंटेंट को यही ट्रांजेक्शन्स अपनी बुक में लिखना होते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्हीं की चेकिंग करता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं बहुत सारे हैं, इनमें से जितने ज़्यादा आपके लिए करना संभव हो उतने ज़्यादा की आपको कोशिश करनी चाहिए। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। थैंक यू।